नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मूल मंत्रा सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 2-3 दिन बीच में आपको वीडियोस नहीं मिला क्योंकि आप जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार था और उस दीपावली के त्यौहार पर हम सभी घर चले गए थे। तो गांव से वीडियोस को अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता था और वीडियोस को बनाना बड़ा मुश्किल होता था। बट अभी फिर से एक बार हम लोग प्रयागराज में आ चुके हैं, तो आज से आपको फिर से रेगुलर वीडियोस यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि हम जाया कर रहे थे कि भाई ये आपका सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज जिसको हम बोल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, ये इसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मैंने लिया है। और टीजीटी में स्पेशली हमने कहा था भाई मैं 2 सब्जेक्ट को देखूंगा, दो में एक आपका हिस्ट्री हो जाएगा और दूसरा पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने अभी तक बात कर लिया है, जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं उनकी हमने चर्चा कर लिया है। वेस्टर्न थिंकर के साथ साथ यहाँ पर हमें पढ़ाना है इंडियन थिंकर और आपका पॉलिटिकल जो थॉट है उसको हमें पढ़ाना है। लेकिन अभी किसी कारण से उसको अभी रोके हुए हैं और अभी आपका एक पोर्शन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना वो आपके सेगमेंट आपको दिए जा रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमने पिछली क्लास में बात किया था कुछ टॉपिक के बारे में। और देखिए वहाँ पर टॉपिक ही चल रहा है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद जो भाग 1 आपका जो दिया है, यानी आर्टिकल 1 to 4, यानी यहाँ तक बात करेंगे। और भाग 1 आप जानते हैं कि वास्तव में वो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर कि भाई ये जो आपका आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा, तो हम स्पेशली यहाँ पर आज लिख के पढ़ाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको अब लिख के पढ़ाया जाए। कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सफल हो पाता हूँ यहाँ पर। हालांकि लिखने में थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दे पाऊँ। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। और चैनल अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो हमने कई बार कहा कि भाई 50 आप जल्दी से जुड़े, 50 जितनी जल्दी 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी हम फिर से एक बार लाइव आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम लाइव आपसे जुड़ नहीं पाते। और जब लाइव हो जाएगा तो हमारा प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। इसलिए जल्दी से प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 50 को जल्दी से करने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब संघ एवं राज क्षेत्र क्या है भाई? संघ एवं राज क्षेत्र आज हमारा टॉपिक जो हो जाएगा वो संघ एवं राज क्षेत्र पर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संघ एवं राज क्षेत्र भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संघ एवं राज क्षेत्र को देखें तो संघ एवं राज क्षेत्र भैया, संघ एवं राज क्षेत्र, ये आपका यहाँ पर दिया है टॉपिक। और अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आपका दिया है ना, ये वास्तव में भाग 1 में दिया गया है, भाग 1 में दिया गया है दोस्तों। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल अनुच्छेद है उनकी संख्या आपका है 1 से लेकर के 4, ये आपका यहाँ पर अनुच्छेद दिया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में किसका उल्लेख मिलता है? आप कहेंगे सर संघ एवं राज क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अब हम बात थोड़ा सा करेंगे कि दोस्तों जब अगर हम संघ एवं राज क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जो भारत हिंदुस्तान है, हमारा संविधान है, वो इस बात का वर्णन करता है स्पष्ट रूप से कि वास्तव में जो भारत है, भारत में जो है कुछ राज्य क्षेत्र हैं और कुछ आपके संघ शासित क्षेत्र भी यहाँ पर है। तो भारत संघ और राज्य जो है संघ शासित क्षेत्र और राज्य क्षेत्र से मिलकर के बना हुआ है। और इसका उल्लेख अगर आप देखें तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 1 करता है। अनुच्छेद जो आपका 1 है, आर्टिकल 1, अनुच्छेद जो आपका 1 कहता है, अनुच्छेद 1 सीधे सीधे कहता है, क्या बोलता है कि भाई कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत दैट इज इंडिया, सीधे सीधे कहता है भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ जो है स्टेट, सीधे सीधे यहाँ पर कहता है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि जो आपका भारत है वो किसका है? वो वास्तव में राज्यों का संघ है। सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन स्पष्ट बोलता है कि भारत अनुच्छेद 1 किसका उल्लेख करता है, तो आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि अनुच्छेद 1 जो है वो किसका उल्लेख करेगा भैया? तो आप कहेंगे वही। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारत अर्थात इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। भारत अर्थात इंडिया क्या करता है भाई? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका होगा भाई? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद सीधे सीधे क्वेश्चन, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा। पहला तो आपका यहाँ पर जो दिया है ये भारत अर्थात इंडिया, दूसरी बात यहाँ पर ये दिया है कि वास्तव में किसके रूप में वर्णित कर रहा है, तो आप कहेंगे सर राज्यों के संघ के रूप में वर्णित कर रहा है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर कई बार होता है क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कोई, वास्तव में भारतीय संविधान में अगर हम बात करें
तो भारत के कितने नाम मिलते हैं, हिंदुस्तान के कितने नाम मिलते हैं? तो 2 नाम मिलते हैं, एक आपका भारत मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? आपका इंडिया मिलता है। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यानी यूनियन ऑफ स्टेट जो यहाँ पर कहा गया, क्या बोला गया है भाई? यूनियन ऑफ स्टेट। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, कई बार मतलब यहाँ पर फेडरेशन वगैरह भी आपको मिल सकता है विकल्प में, लेकिन याद रखिएगा यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर 2 नाम मिलता है, भारत अर्थ और इंडिया को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 2 आपका दिया है, आर्टिकल जो आपका 2 दिया है अनुच्छेद 2, वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों कि संसद को नए राज्यों के प्रवेश या उसके स्थापना का अधिकार दिया गया। क्या? वो अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है। क्या देता है? संसद को ध्यान रखिएगा, संसद को नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना का अधिकार दिया गया, का अधिकार देता है। क्लियर? मतलब यहाँ पर जो अनुच्छेद आपका 2 है वो सीधे सीधे कहता है कि भाई आप जो संसद है, संसद को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो वास्तव में राज्यों के प्रवेश, मतलब किसी भी राज्य में किस राज्यों का प्रवेश, मतलब राज्यों की स्थापना का अधिकार देता है कि राज्यों का स्थापना आप कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें आर्टिकल 3 के बारे में, अनुच्छेद जो 3 कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका दिया है यहाँ पर। तो अनुच्छेद जो 3 कहता है वो कहता है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण, ध्यान रखिएगा, संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्य हैं तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भी है। आर्टिकल जो 3 कहता है दोस्तों, हमने क्या बोला? हमने आपके सामने 3 आर्टिकल यहाँ पर सीधे सीधे रखे। नंबर 1 क्या दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये कौन बोलता है? आपका अनुच्छेद 1 बोलता है। दूसरी बात हमने क्या बोला कि यहाँ पर सीधे सीधे कहता है कि भाई जो संसद है उससे नए राज्यों के प्रवेश है उसकी स्थापना का अधिकार होगा। तीसरी बात यहाँ पर दिया हमने, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है कि संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार होगा। मतलब ये है कि संसद नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। दूसरी बात, अगर वो चाहे तो वर्तमान जो राज्य के क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र जो है भैया, उनके सीमाओं में कटौती कर सकता है, उनका नाम बदल सकता है या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। भाई कहने का मतलब होता है कि भाई किसी राज्य का क्षेत्र आप बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र आप घटा सकते हैं, किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है ये जो आपका आर्टिकल 3 है वो सीधे सीधे संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भी देता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत क्लियर यहाँ पर आप जानिएगा, क्या कि कोई भी संसद को ये सारा अधिकार तो यहाँ पर दिया है कि संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्यों का क्षेत्र को घटा सकती है, किसी क्षेत्र के को बढ़ा सकती है, ठीक है, 2 राज्यों को आपस में जोड़ सकते, तमाम सारी चीज यहाँ पर दिया है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहता है कि अगर कोई राज्य चाहे, ठीक है, अगर कोई राज्य चाहता है तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वास्तव में वो भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने का उसको अधिकार नहीं है। भारतीय राज्य क्षेत्र का अलग करने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर भाई वो बोले कि भाई किसी राज्य को हम भारत के क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं, ये भारत का क्षेत्र नहीं होगा, तो ये अधिकार संसद को नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जैसे पार्टी, मान लीजिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, अब अगर किसी का वर्चस्व ज्यादा हो गया और किसी का टर्म्स, मान लीजिए किसी का संबंध अगर ब्रिटेन से ज्यादा है, बढ़िया अमेरिका से या फिर चाइना से या पाकिस्तान से हो जाए बढ़िया से, और वहां से पैसा मिल जाए, तो वो सोचे भाई कि चलो ठीक है हम इस राज्य को जो है भारतीय सीमा से बाहर करते हैं।
तो आप राज्य का निर्माण कर सकते हैं, आप नए राज्य का के सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग कर दें, ठीक है, या उसे हम आंतरिक कर दें, तो यहाँ पर संविधान में कोई भी ऐसा उपबंध नहीं किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता भी दे रहा हूँ कि इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या आंतरिक करने का कोई उपबंध नहीं किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा काम नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर और जाननी है, क्या कि जो आपका अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है और क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 3 जो आपका एक बात और कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि भाई ये जो आपका नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन इत्यादि हो रहा है, वास्तव में कैसे कब होगा, इसके बारे में बोलता है यहाँ पर कि वास्तव में ये जो आपका नए राज्यों का निर्माण है या वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन है, इससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, राष्ट्रपति अगर कहेगा तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा, आप अपने मन से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखने देना है कि जो भी आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 कहता है कि जो भी आप उपबंध कहते हैं, चाहे नए राज्यों का निर्माण हो, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण, दूसरी बात हमने क्या बोला कि इसमें आपका राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, आदि से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, राष्ट्रपति की सिफारिश से, नहीं, सिफारिश का मतलब होता है उसको अनुमति बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, से ही, सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ये कहता है, कहा गया इस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति ये जो विधेयक है वह उस विधेयक को, जो प्रभावित राज्य है, उस प्रभावित राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो है राय के लिए, राय का मतलब होता है कि भाई आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी राय के लिए क्या करेगा, उसको प्रेषित करवाएगा। तो मतलब जो ये आपका विधेयक है, जैसे हमने कहा कि जो आपका ये विधेयक ये वाला है, ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा के अंदर क्या करेगा, एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रभावित राज्य के पास राय के लिए भेजेगा, किंतु वह या संसद उस राज्य की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। सीधे सीधे कहा गया है कि भाई अगर राष्ट्रपति की सिफारिश से कोई भी विधेयक जिसमें नए राज्यों का आप गठन कर रहे हो या किसी राज्य की सीमा का आप को कम कर रहे हैं, किसी नए राज्य की सीमा को में आप जोड़ रहे हैं, तो उस जिस राज्य की सीमा को आप काट रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे आपका उत्तर प्रदेश है,
या उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप देखिए पहले कि जैसे उत्तर प्रदेश को काट के क्या बनाया गया, जैसे आपका उत्तर प्रदेश था, अब उत्तर प्रदेश को क्या काट के बनाया गया भाई, आपका उत्तराखंड बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को काट के क्या बना दिया गया था, आपका छत्तीसगढ़ बनाया गया था, क्या छत्तीसगढ़ बनाया गया था, छत्तीसगढ़। और बिहार है, बिहार को काट के क्या बनाया गया, बिहार को काट करके आपको जो है वो झारखंड बनाया गया, क्या झारखंड बनाया गया। इसी प्रकार से वर्तमान में देखेंगे तो आप आंध्र प्रदेश आपका दिया ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को काटा गया और क्या बना दिया गया, आपका तेलंगाना बनाया गया, क्या बनाया गया, तेलंगाना बना दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने क्या किया, आपने उत्तर प्रदेश की सीमा को काट करके उत्तराखंड बनाया, मध्य प्रदेश की सीमा के काट कर छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार की सीमा को काट कर झारखंड बनाया, आंध्र प्रदेश की सीमा को काट तेलंगाना बनाया। तो जो आपके प्रभावित राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश यहाँ पर प्रभावित है। अब राज्यों का नए गठन, राज्यों का गठन क्या किया गया, ये तो नए राज्य हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये नए राज्य हैं। लेकिन किसकी सीमाओं को काटा गया, किसकी क्षेत्र को काटा गया, अपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि भाई अगर आप किसी राज्य के क्षेत्र को काटेंगे और कोई नया राज्य गठन करते हैं तो रोज जो राज्य प्रभावित है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश प्रभावित है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत संबंधित राज्य के पास उस विधेयक को जो संसद में पेश किया गया, उस विधेयक को उसकी राय जानने के लिए भेजेगा। अब उत्तर प्रदेश मान लीजिए मना कर दे कि नहीं हमारे सीमा में परिवर्तन मत करिए या कम काटिए, तो संसद या राष्ट्रपति इस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये कौन कहता है, ये आपका अनुच्छेद 3 कहता है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसके बाद थोड़ी सी बातें आपको मैं और बताता हूँ। ये आर्टिकल 1, 2 और 3 आप यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर हमें बात करनी है कि कुछ जो है ना राज्यों का जो गठन किया गया भारत में वो किस आधार पर किया गया और राज्यों के गठन के लिए कितने किस आयोग का निर्माण किया गया, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात आप देखिएगा। पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, देखिएगा वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आप जानते हैं कि तेलंगाना भी बना है, लेकिन उधर जम्मू और कश्मीर को क्या किया गया, राज्य की श्रेणी से अलग करके उसे जो है क्या किसमें डाल दिया गया, आप कहेंगे सर उसको जो है संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। तो स्पेशली आपके 8 राज्य तो हैं। अब यहाँ पर जरा सा मैं संघ शासित क्षेत्र का नाम डाल दूं आपको, आखिर संघ राज्य कितने हैं उनको आप जरा देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों संघ राज्य की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहले आप यहाँ पर जम्मू और कश्मीर का याद रखिएगा, JNK, मैं पूरा नाम डाल दूं JNK, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर लद्दाख आपका दिया है, क्या लद्दाख दोस्तों दिया है यहाँ पर। लद्दाख के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिल्ली दिया है, क्या दिल्ली भी इसी में आता है। दिल्ली के बाद अगर आप जो देखेंगे तो यहाँ पर आपका चंडीगढ़ भी आएगा, क्या चंडीगढ़ आएगा। चंडीगढ़ के बाद अगर आप इधर देखें 5वां तो वो आएगा आपका लक्षद्वीप भी इसी में आएगा। लक्षद्वीप फिर देखेंगे आप तो यहाँ पर आएगा पुडुचेरी जिसको आप पांडिचेरी बोलते हैं पहले, ठीक है, फ्रांसीसियों का अधीन था। और फिर देखेंगे तो आपका आएगा अंडमान एवं निकोबार दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 और आपका दिया है कौन कौन, तो आप कहेंगे सर ये एक दिया है आपका दादर एवं नागर हवेली, और इसी में एक और जोड़ दिया गया क्या, दमन और दीव। तो दोस्तों पहले क्या था, पहले दमन और दीव अलग थे और दादर और नागर हवेली अलग थे। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तव में इसे बाद में क्या किया गया, इसे आपका जो है जोड़ दिया गया इसको एक नए राज्य के रूप में। तो यहाँ पर क्या है कि आपका संघ से था और 26 जनवरी 2020 में क्या होता है, आप देखेंगे तो 26 जनवरी 2020 को क्या होता है, 2020 को इनको जो है दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को आपस में क्या कर दिया गया दोस्तों, मिला दिया गया था। और मिलाने के बाद क्या किया, इसको एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में डेवलप किया गया। तो वर्तमान में देखेंगे तो ये आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 2 आपका ये वाला हो गया, नंबर 3 आपका ये हो गया, नंबर 4 ये हो गया, नंबर 5 आपका ये है,
नंबर 6 आपका ये हो गया, नंबर 7 आपका ये हो गया है, नंबर 7 ये है, और नंबर 8 आपका यहाँ पर क्या दिया है, ये है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरे आपके संघ शासित क्षेत्र 8 है और बाकी राज्य भी क्या है आपके 28 है। तो 28 राज्य के नाम आपको अच्छे प्रकार से पता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। मतलब अगर JNK को हटा देंगे और उधर तेलंगाना आपका ऐड हो जा रहा है तो पूरे आपके 28 राज्य हो गए और 8 आपके संघ शासित प्रदेश हो गए। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। करंट आपके पास डाटा आंकड़ा हो गया, करंट का आंकड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आयोग की बात करता हूँ कि कुछ आयोगों के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर आपसे कहा जाए भाई कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, दोस्तों अगर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करूं तो बहुत क्लियर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो आयोग बना था वो आपका धर आयोग बना था। क्या दोस्तों, धर आयोग, धर आयोग, धर आयोग था ये। और धर आयोग दोस्तों कब बना था, कहेंगे सर जून 1948 में बना था, जून 1948 में बना था। ये जो धर आयोग था ये वास्तव में पुनर्गठन की समीक्षा की मांग को लेकर इसका गठन किया गया था। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपका धर आयोग है, धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, अपेंग सर एस के धर के। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, अपेंग सर एस के धर, एस के धर, एस के धर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इन्होंने सिफारिश क्या किया, अपेंग सर दिसंबर, जून 1948 में इसका गठन हुआ था और दिसंबर 1948, दिसंबर 1948 में क्या हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट दिया था, अपनी रिपोर्ट दिया था। दोस्तों याद रखिएगा इसने अपनी रिपोर्ट किस पर क्या कहा था रिपोर्ट में, तो इसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि वास्तव में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न किया जाए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। क्या बोला, इसने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन है दोस्तों, पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना किया जाए, भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। तो ये आप यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 जो मैंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना किया जाए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपका आयोग बनता है धर का आयोग के बाद, धर कमेटी के बाद, धर कमीशन के बाद जो दूसरा आयोग बनता है वो बनता है आपका JVP समिति। JVP आप समझ रहे होंगे, दूसरी आपका जो यहाँ पर दिया है वो क्या है आपका JVP समिति है दोस्तों। और ये जो समिति आपकी बनी थी JVP वो वास्तव में दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। 1948 में इसका ये बनती है, इसका गठन होता है। 48 में गठन इसका गठन हुआ था। इसमें 3 मेंबर थे, याद रखिएगा इस समय में 3 मेंबर थे, 3 सदस्य थे इसके। और कौन कौन सदस्य थे आप कहेंगे सर, जैसे हो गया जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा JL नेहरू यहाँ पर होता है, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा आपका होता है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब होते हैं। और तीसरा यहाँ पर अगर देखें तो तीसरा आपका होता है पट्टाभी सिद्धारमैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये 3 आपके सदस्य इसके होते हैं JVP समिति में। और ये जो है 1900 अप्रैल 1900 अगर देखेंगे तो ये समिति जो है ना दोस्तों अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया। क्या दिया, अपनी रिपोर्ट दिया। और अपनी रिपोर्ट में क्या किया, इसने भी वास्तव में भाषाई आधार को अवॉइड कर दिया। क्या बोला, उसने कहा कि भाई राज्यों का जो पुनर्गठन है, उसने कहा कि भाई जो राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषाई आधार पर ना किया जाए, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा, आप कहेंगे सर ये JVP समिति का निर्णय है। तो आपके सामने धर कमीशन ने भी कहा था कि भाई प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, भाषाई आधार पर न किया जाए। और जो JVP समिति दिसंबर 1948 में गठित हुई, इसने भी यही कहा कि भाई अप्रैल कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने के बजाय क्या किया जाए,
वास्तव में दूसरे आधार पर किया जाए, बट भाषाई आधार पर नहीं किया जाए, पुनर्गठन, इसको आप ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलिए, अब इसके बाद जो तीसरी आपकी समिति बनती है वो बनती है यहाँ पर क्या, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, और इसको राज्य भाषा या राज्यों का, इसका राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं दोस्तों। क्या इसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तव में जो फजल अली आयोग बनता है उसी के बिहाफ पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो कई बार इसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसको हम कई बार बोल देते हैं, आयोग। वास्तव में दोस्तों कब इसका गठन किया गया था? तो आप कहेंगे सर इसका गठन जो होता है, गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर फजल अली, फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके अन्य सदस्य भी थे, इसके 2 सदस्य भी थे दोस्तों। 2 सदस्य कौन कौन थे? एक थे आपका के.एम. पडिक्कर जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। तो के.एम. पडिक्कर और के.एम. पडिक्कर और दूसरा कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। ये कुल मिलाकर के फजल अली आयोग जो होता है ये 3 सदस्यीय होता है, ध्यान रखेंगे। जो मैंने कहा, एक अध्यक्ष फजल अली साहब थे और दूसरा के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू साहब भी इसके सदस्य होते हैं। अब दोस्तों क्या किया गया? तो ये जो आपका आयोग था, इस आयोग ने क्या किया था? इसने 1955 में, 1955 में क्या किया? उसने अपनी रिपोर्ट दिया, 1955 में अपनी रिपोर्ट दिया था। और अपनी रिपोर्ट में उसने क्या बताया था? तो अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि वास्तव में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। क्या? उसने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, है ना, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो ये पहले फजल अली आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने क्या किया, जिसे जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किए जाने की सिफारिश कर दिया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि आपके मन में यहाँ पर ये आएगा कि सर ये जो आपका भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ? भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था वो कब पारित, एक्चुअली कब पारित हुआ है, कब पारित किया गया इसको? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 1956 में पारित किया गया। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। और भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन करने का काम शुरू हुआ दोस्तों, वो कब शुरू होता है? वो शुरू होता है आपका 1956 में। लेकिन एक बात आप जरा मुझे ये बताएंगे कि आपके मन में आएगा कि सर अगर मैं बोलूं कि भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन था, यानी भाषाई आधार पर, नोट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन था? पहला राज्य आप कहेंगे सर वो था आंध्र प्रदेश था। और अगर कहा जाए कि भाई सर आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था वो वास्तव में कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर ये 1953 में ही हो गया था। क्या हुआ था? 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1953 में हो गया था, 1953 में, 1953 में। अगर 1953 में गठन किया गया, पुनर्गठित हुआ आंध्र प्रदेश का, तो फिर ये 1956 में, तो देखो दिया गया ऑप्शन कैसे कहता है। अगर यहाँ पर ये किया जाए कि भाई जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसने जो सिफारिश दिया उसके आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया वो 1956 में शुरू हुआ प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई राज्य पुनर्गठन के आधार पर
जो है गठित पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और कब किया गया? तो आप कहेंगे सर 1953 में किया गया है। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक, अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि आखिर 1953 में क्यों गठित किया गया था? तो वास्तव में एक जो है एक स्थानीय नेता थे, उनका नाम था श्री रामल्लू पोट्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपका दिया है। एक आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय नेता थे, आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय नेता थे। क्या नाम था उनका? नाम श्री रामल्लू पोट्टी। श्री रामुल्लू, रामुल्लू या रामल्लू भी कर सकते हैं, रामुल्लू या रामल्लू पोट्टी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और पोट्टी, और उन्होंने क्या किया दोस्तों? उन्होंने बहुत दिन से वो वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू से राज्यों के भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार किया गया था। अंत में क्या होगा? उन्होंने जो है भूख हड़ताल कर दिया था। क्या किया? भूख हड़ताल किया दोस्तों, भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल जब किया तो भूख हड़ताल उन्होंने लगातार 56 दिन तक कर दिया दोस्तों। क्या? 56 दिन तक। और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या हुआ? उनका निधन हो जाता है। और जब उनका निधन हो गया दोस्तों तो क्या होता है? उस समय आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा हंगामा होता है, बहुत ज्यादा हड़ताल, बहुत ज्यादा जो है आक्रोश हो जाता है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब उपद्रव या अभद्रता होने लगती है, बहुत भयानक जो है विरोध होता है, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को सरेंडर करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और फिर 1953 में ही जब इनका निधन होता है, उनके निधन के बाद ही जो है आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर पहले एक अलग पृथक राज्य के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। और 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। किसके अध्यक्षता में? आप कहेंगे सर फजल अली जो है के अध्यक्षता में। और उसके बाद फजल अली ने 1955 में अपने रिपोर्ट में भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने की मांग को जो है पुष्ट किया। और फिर ये भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का जो अधिनियम पारित होता है वो पारित होता है 1956 में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये आज आपका वीडियो रहा, जिसमें हमने आपको बताया कि भाई कैसे जो है किन किन अनुच्छेदों में राज्य पुनर्गठन की बात की गई है और कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सारा वीडियो आपके सामने मैंने रखा। आज हमने कोशिश किया है कि आज लिख करके मैं आपको पढ़ाऊं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने सुझाव आप देंगे तो मुझे और ज़्यादा बेहतर होगा अपने आप को सुधारने में और आपको और बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करने में। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सब खैर। थैंक यू सो मच।